नमस्कार मित्रों, शिक्षक अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विनय श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का सेशन हमारा बाल मनोविज्ञान, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है, जो कि टेट सीटेट में 30 नंबर का आता है और हमारे लिए बहुत ही भूमिका निभाता है। चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे टेट सीटेट हो, केवीएस हो, नवोदय विद्यालय हो या अन्य राज्य की शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो। तो आइए हम सेशन की शुरुआत बाल मनोविज्ञान, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से करते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, इसमें मनोविज्ञान के क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके 8 से 10 क्वेश्चन मनोविज्ञान के होते हैं और बाल विकास का जो क्वेश्चन होता है वो आपका 12 से 13 क्वेश्चन ये होता है और शिक्षण शास्त्र के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि साइकोलॉजी के आपके 8 से 10 क्वेश्चन जिसमें विचारक आते हैं, जिसमें विचारकों के थॉट्स पूछे जाते हैं, विचारक के पूछे जाते हैं। बाल विकास में बालकों के बारे में अध्ययन की चीज़ें पूछी जाती हैं, बालकों के बारे में पूछी जाती हैं। और शिक्षण शास्त्र में शिक्षा कैसे हो, बच्चों का शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बच्चे उसको किस तरह से ग्रहण करेंगे, उनका अधिगम किस तरह से अच्छा होगा, अधिगम का पठार क्या कैसे हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बच्चों को शिक्षण में प्रभावित कर सकती हैं, वह सब शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। चलिए आइए अब हम शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान के बारे में। सबसे पहले हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे। मनोविज्ञान में सबसे पहले विचारकों को पढ़ेंगे, क्योंकि विचारकों के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में विचारकों से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। विचारकों से क्वेश्चन बना मनोविज्ञान से आता है, शिक्षण शास्त्र से आता है। तो आइए सबसे पहले हम मनोविज्ञान के विचारकों के बारे में पढ़ेंगे, मनोविज्ञान क्या है और किस विचारक से कैसे ये जुड़े हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। मनोविज्ञान जो है यह लैटिन भाषा से, सुनिए, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। मनोविज्ञान लैटिन भाषा क्या होती है? लैटिन भाषा पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रांसीसी, इटालियन संयुक्त रूप से बोले जाने वाली एक भाषा होती है, उसी को लैटिन भाषा कहते हैं। इस लैटिन भाषा की एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है साइकी और प्लस लोगो, यानी कि साइकी का मतलब सोल, लोगो का मतलब होता है स्टडी, यानी कि सोल का मतलब होता है आत्मा, स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी कि साइकोलॉजी जो होता है वो आत्मा के अध्ययन से ही संबंधित है। आइए लिख के मैं बताता हूं। मनोविज्ञान लैटिन शब्द, मनोविज्ञान लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन शब्द है। ये लैटिन शब्द जो है यह साइकी, PSY, साइकी और प्लस लोगो से मिलकर बना हुआ है। इस साइकी का अर्थ होता है सोल, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। सोल का मतलब होता है आत्मा, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन, द स्टडी ऑफ द सोल। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। जब साइकी प्लस लोगो मिलके बना तो साइकोलॉजी आया। साइकी का मतलब होता है सोल मीन्स आत्मा, लोगो का मतलब होता है स्टडी मीन्स अध्ययन, यानी कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। चलिए आगे बात करते हैं। ये साइकोलॉजी संस्कृत के एक शब्द मनः प्लस विज्ञान, संस्कृत का एक शब्द है मनः प्लस विज्ञान से मिलके बना हुआ है। इसी को ही मनोविज्ञान कहते हैं। मनः का मतलब होता है मन, विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान।
तो मित्रों, मनोविज्ञान कोई अलग से विज्ञान नहीं है, बल्कि ये विज्ञान की ही एक ऐसा शाखा है जो मन को पढ़ा जाता है, मन के बारे में चिंतन किया जाता है, और इसी को कहते हैं मन का विज्ञान। मन का विज्ञान। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि मनोविज्ञान के कितने चरण हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं मनोविज्ञान के चरण। मनोविज्ञान के चरण। मनोविज्ञान के चरण मैं आपको बता दूं, मनोविज्ञान के 4 चरण हैं। मनोविज्ञान के 4 चरण हैं। इन 4 चरणों को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लिखाएंगे, एक एक करके बताते समझाते चलेंगे। चलिए, सबसे पहला है मनोविज्ञान का सबसे पहला चरण है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान का जो प्रथम चरण है वो है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम विज्ञान है। इस आत्मा को विज्ञान कहने वाले 3 विचारक थे जो इसके समर्थक थे। वो कौन थे? वो थे एपीएस, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। यानी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो और सुकरात ने कहा है। ठीक है। अब इसका जो दूसरा चरण है, इसका दूसरे चरण की मैं बात करता हूं। लिखते जाइए आप लोग। इसके मैं दूसरे चरण की मैं बात कर रहा हूं। तो मनोविज्ञान का दूसरा चरण है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। कौन सा है? मन या मस्तिष्क का। तो मनोविज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यह मनोविज्ञान का दूसरा चरण है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान का दूसरा चरण है। इसके समर्थक हॉब्स, जॉन लॉक और कांट थे। कौन कौन थे? इसके जो समर्थक थे, इनके समर्थकों में हॉब्स, जॉन लॉक और कांट थे। हॉब्स, जॉन लॉक और कांट थे। अब मैं जॉन लॉक ने मन या मस्तिष्क के विज्ञान में क्या बताया? जॉन लॉक ने मन या मस्तिष्क के बारे में क्या बताया? जॉन लॉक ने कहा कि बच्चा जन्म के समय ही बच्चे का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। जॉन लॉक ने क्या बताया? जॉन लॉक ने बताया कि जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क, मैं आगे लिख दे रहा हूं। जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। क्या बताया? जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। क्या बताया? कोरी स्लेट के समान आता है। अब मैं बता दूं, जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था टेबुला रासा। जिसका नाम था टेबुला रासा। दिख नहीं रहा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं, टेबुला रासा। इस टेबुला रासा का अर्थ ही होता है कोरी स्लेट। क्या नाम होता है? कोरी स्लेट। जॉन लॉक ने अपनी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था टेबुला रासा।
उसी में ही कोरी स्लेट का वर्णन किया गया है। जॉन लॉक ने इसी में ही बताया है कि बालक के जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। हाँ, जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे स्टेटमेंट पूछ दे कि किसने ये कहा है बालक के जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है, तो आप किसको टिक करेंगे? जॉन लॉक को टिक करेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। इसका हम तीसरे चरण की बात करते हैं, मनोविज्ञान का तीसरा चरण। मनोविज्ञान का तीसरा चरण, तीसरा क्या है? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान यह मनोविज्ञान का तीसरा चरण है। चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान का तीसरा चरण है। चेतना को, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम वुंट और टिचनर ने कहा है। किसने कहा है? विलियम वुंट एवं टिचनर। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम वुंट और टिचनर ने कहा है। अब मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना सन 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने किया था। दुनिया की सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना सन 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने किया था। इसीलिए विलियम वुंट को ही संरचनावाद का जनक कहा जाता है। क्या है? 1879 ईस्वी में दुनिया की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया? विलियम वुंट ने। किसने किया? विलियम वुंट ने। इसीलिए इन विलियम वुंट को ही क्या कहा जाता है? संरचनावाद का जनक कहा जाता है। संरचनावाद का जनक कहा जाता है। हाँ मित्रों, समझ गए आप? मनोविज्ञान का तीसरा चरण है चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम वुंट और टिचनर ने कहा है। विलियम वुंट ने सन 1879 ईस्वी में सबसे पहले, दुनिया की सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसी बेस पे उनको मनोविज्ञान, इसीलिए इनको जो है संरचनावाद का जनक कहा जाता है। चलिए, 3 चरण आपने पढ़ लिया, हम चौथे चरण की बात कर रहे हैं। मनोविज्ञान का चौथा चरण, मनोविज्ञान का चौथा चरण मनोविज्ञान का चौथा चरण है व्यवहार का विज्ञान। ठीक, मनोविज्ञान का चौथा चरण है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, मैं बता दूं, दुनिया का सबसे नवीनतम मनोविज्ञान यही है। कौन सा है? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान का सबसे नवीनतम विज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जिसको मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जे.बी. वाटसन ने कहा है। इसीलिए जे.बी. वाटसन को ही व्यवहार का जनक कहते हैं। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? यह, इसके बारे में बता दूं, यह दुनिया का सबसे नवीनतम मनोविज्ञान है। दुनिया का सबसे नवीनतम मनोविज्ञान है। किसने कहा है? जे.बी. वाटसन ने। इसलिए इस जे.बी. वाटसन को क्या कहा जाता है? इस जे.बी. वाटसन को व्यवहार का जनक कहा जाता है। व्यवहार का जनक कहा जाता है। व्यवहार का जनक कहा जाता है। व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? जे.बी. वाटसन ने। मनोविज्ञान व्यवहार का जनक किसे कहा जाता है? जे.बी. वाटसन ने। दुनिया का सबसे नवीनतम मनोविज्ञान कौन सा है? व्यवहार,
यानी कि व्यवहार का विज्ञान। अब बात करता हूं, व्यवहार के अपने 3 गुण होते हैं। व्यवहार के अपने 3 गुण होते हैं। कौन कौन सा होता है? व्यवहार के 3 गुण होते हैं। सबसे पहला, व्यवहार क्या होता है? व्यवहार क्या होता है, व्यवहार कैसे बदलता है, और व्यवहार, सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं, व्यवहार के गुण की बात कर रहा हूं। व्यवहार के 3 गुण होते हैं। कौन सा है? व्यवहार क्या होता है, व्यवहार क्या होता है। दूसरा, व्यवहार क्यों होता है, भाई बताइए व्यवहार क्यों होता है। तीसरा, व्यवहार को कैसे बदला जाता है, कैसे बदला जा सकता है। ठीक, मैं बात करता हूं, व्यवहार के 3 गुण होते हैं। कौन कौन सा? व्यवहार के 3 गुण। व्यवहार क्या होता है, व्यवहार क्यों होता है, व्यवहार को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत की। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में व्यवहारवादी सिद्धांत भी आता है और प्लस इसमें संज्ञानवादी भी सिद्धांत आता है। अभी हम आपको बताएंगे व्यवहारवादी क्या होता है, संज्ञानवादी सिद्धांत क्या होता है। हम दोनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले इस व्यवहारवादी सिद्धांत में क्या है, संज्ञानवादी सिद्धांत में क्या है, हम सबके बारे में बता रहे हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत किसने किसने फॉलो किया, संज्ञानवादी सिद्धांत किसने फॉलो किया। हम दोनों के बारे में भी बताएंगे अलग अलग। सबसे पहले बताते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत के विचारक कौन है, संज्ञानवादी कौन है। चलिए लिखिए, व्यवहारवादी में पावलोव, थॉर्नडाइक, स्कीनर, सीएल हल और जॉन लॉक और वाटसन थे। क्या कौन कौन थे? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्कीनर, हल, जॉन लॉक और वाटसन। और संज्ञानवादी में मैक्स वर्दोमर और गेस्टाल्टवाद और कोहलर थे और कोर्ट लेनिन है। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत में पावलोव, थॉर्नडाइक, स्कीनर, हल, जॉन लॉक और वाटसन। संज्ञानवादी सिद्धांत में मैक्स वर्दोमर, गेस्टाल्टवाद, कोहलर और कोर्ट लेनिन। लिख लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ूं। चलिए बात करते हैं। चलिए, व्यवहारवादी सिद्धांत एवं संज्ञानवादी सिद्धांत में अंतर। व्यवहारवादी सिद्धांत संज्ञानवादी सिद्धांत में अंतर क्या है, देखिए। व्यवहारवादी सिद्धांत एवं संज्ञानवादी सिद्धांत में अंतर क्या है, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक, यह है आपका व्यवहारवादी सिद्धांत। यह है आपका संज्ञानवादी
सिद्धांत। ठीक, सबसे पहला पॉइंट, व्यवहारवादी सिद्धांत में पुनर्बलन होता है। पुनर्बलन उद्दीपक, अनुक्रिया और अभिप्रेरणा आती है। क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांत में सबसे उद्दीपक रहेगा, उद्दीपक को देख के क्या करेगा? पुनर्बलन आएगा, पुनर्बलन अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया फिर अभिप्रेरणा मिलेगी। ठीक, इसके पहले पॉइंट में आप देखिए, संज्ञानवादी जो है उसमें संवेदना होती है, संवेदना, बुद्धि, संज्ञान, प्रत्यक्षीकरण और समस्या। ठीक, अब लिखिए इसका अगला पॉइंट, व्यवहारवादी जो होता है यह यंत्रवत होता है। क्या होता है? यंत्रवत होता है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहारवादी यंत्रवत होता है, मतलब इसमें यंत्रवत अधिगम होता है, मतलब यंत्रवत अधिगम होता है, यंत्रवत अधिगम होता है। इसमें क्या है? यंत्रवत अधिगम नहीं होता है, यंत्रवत अधिगम नहीं होता है। ठीक, तीसरा, व्यवहारवादी में पशु और मनुष्य दोनों समाहित होते हैं, जबकि संज्ञानवादी में सिर्फ मनुष्य समाहित होता है। ठीक है, इसमें पशु प्लस मानव दोनों समाहित होता है, संज्ञानवादी में केवल मानव समाहित होता है। ठीक, अब आगे की पॉइंट की बात करते हैं। व्यवहारवादी में अधिगम धीरे धीरे होता है। क्यों धीरे धीरे होता है? जब उद्दीपक होगा, देखेगा, अभिप्रेरणा आएगी, पुनर्बलन होगा, अनुक्रिया करेगा, यानी सारे स्टेप होने में काफ़ी समय लगता है, यानी इसमें अधिगम धीरे धीरे होता है। संज्ञानवादी में अधिगम तुरंत होता है, सडनली होता है। अचानक आपके कोई समस्या आई, उस समस्या का हल आपके दिमाग में अचानक सूझ गया तो आपने तुरंत क्रिया कर दी। इसलिए संज्ञानवादी में जो होता है अधिगम वो अचानक होता है। लिखिए, अधिगम धीरे धीरे होता है, अधिगम अचानक होता है। ठीक, अब व्यवहारवादी सिद्धांत में अनुबंधन का परिणाम ही अधिगम होता है। व्यवहारवादी सिद्धांत में अनुबंधन का परिणाम ही अधिगम होता है, जबकि व्यवहारवादी में क्या होता है? समस्या का समाधान करने की योग्यता ही अधिगम होती है। समस्या के समाधान करने की योग्यता होती है। भाई, संज्ञान में आप कोई बुद्धि, अचानक कोई समस्या आई, उसका हल निकाल लिए, तो समस्या के समाधान करने का जो हल होता है वही हमारा क्या होता है? अधिगम होता है। अब मैं बात करता हूं अनुबंधन का परिणाम अधिगम होता है। इसमें क्या है? समस्या समाधान की योग्यता अधिगम होती है। चलिए एक बार आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए लिख लिए आप। चलिए आगे की बात करते हैं। ठीक, जैसे व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत, मैंने क्या कहा? मैंने इसमें बोला था
कि समस्या समाधान, मैंने बोला था अभिप्रेरणा का परिणाम ही अधिगम है, और इसमें मैंने बोला संज्ञानवादी में किसी समस्या समाधान की योग्यता ही हमारी अधिगम होती है। और मैंने व्यवहार में बोला क्या, व्यवहार में मैंने कहा कि किसी भी अभिप्रेरणा का परिणाम ही अधिगम होता है। जैसे अभिप्रेरणा का परिणाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, अभिप्रेरणा का परिणाम अधिगम। मैंने इसमें क्या बोला, समस्या समाधान की योग्यता अधिगम। दोनों मंत्र क्या मैं दिखा रहा हूं, देखिए जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं। पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, पढ़ाई आप कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए। तो नौकरी क्या हो गई हमारी, नौकरी क्या होगी हमारी, उद्दीपक। नौकरी क्या होगी हमारी, उद्दीपक। पढ़ाई हमारी क्या हो गई, अनुक्रिया। क्या हो गई, अनुक्रिया। ये हो गई हमारी अनुक्रिया। तो इस उद्दीपक अनुक्रिया के बीच जो संबंध होता है, जो संबंध या बंधन होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अनुबंधन। इसको क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। और ये अनुबंधन क्या कहता है, ये अधिगम में सहायक होता है, अधिगम में सहायक होता है। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, अभिप्रेरणा का परिणाम अधिगम है। अभिप्रेरणा जब आपके अंदर आएगी मोटिव, तभी आप उसका परिणाम होगा। आपने पढ़ाई की, आपने पढ़ाई की किस चीज़ के लिए की, नौकरी के लिए। मैं आज पढ़ रहा हूं किसके लिए, नौकरी, यानी नौकरी मेरे क्या है, उद्दीपक। पढ़ाई में क्या कर रहा हूं, अनुक्रिया। तो इस उद्दीपक और इस अनुक्रिया के बीच जो संबंध होता है या बंधन होता है, वही हमारा अनुबंधन कहलाता है। यही अनुबंधन हमको अधिगम में क्या करेगा, मदद करेगा। अब इसकी बात मैं कर रहा हूं, इस चीज की बात। इसमें मेरे पास एक संवेदना है, इस संवेदना को मैं किससे करूंगा, या तो आंख से, या तो नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से, त्वचा से संवेदना करूंगा। इस संवेदना को मैं क्या करूंगा, प्रत्यक्षीकरण करूंगा, माने व्यक्त करूंगा, प्रत्यक्षीकरण करूंगा। ठीक, यह प्रत्यक्षीकरण किस हिसाब से होगा, चाहे वो नाम से हो सकता है, चाहे वो पहचान से हो सकता है, चाहे वो व्याख्या करके हो सकता है। देखिए संज्ञानवादी समय, मेरे पास एक संवेदना है, उस संवेदना को मैं आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से भी संवेदना कर सकता हूं। उस संवेदना का मैं प्रत्यक्षीकरण करूंगा। प्रत्यक्षीकरण करने के लिए चाहे वो नाम से हो, पहचान से हो या व्याख्या से हो, उसके बाद इस प्रत्यक्षीकरण को क्या लिया जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा। ये संज्ञान जब लिया जाएगा तो एक सूझ आता है, और यही सूझ जो है हमारी समस्या का समाधान निकालता है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया था कि समस्या समाधान की योग्यता ही क्या है, अधिगम है। समस्या समाधान की योग्यता क्या है, समस्या समाधान की योग्यता ही क्या है, अधिगम। अब संवेदना आंख कान नाक से हुई, प्रत्यक्षीकरण में गया, प्रत्यक्षीकरण नाम पहचान व्याख्या हुई, संज्ञान में आया, संज्ञान सूझ हुआ। यही सूझ मेरी समस्या समाधान कर रहा है। ये मैंने जो ये बात की, वही ये बात, यही हमारा क्या है, अधिगम है। ठीक है मित्रों, चलिए अभी इस अधिगम में आने वाले कुछ टर्म टेक्नोलॉजी यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वो हमेशा हमको चाइल्ड साइकोलॉजी मनोविज्ञान में आएंगे और बार बार हमको समझना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया क्या होती है,
लक्ष्य के प्रति की जाने वाली क्रिया, लक्ष्य के प्रति की जाने वाली क्रिया कार्य ही क्या कहलाती है? अनुक्रिया। लक्ष्य के प्रति की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? अनुक्रिया कहलाती है। लक्ष्य के प्रति की जाने वाली क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। ठीक। दूसरा, उद्दीपक क्या होता है? अनुक्रिया उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक वह घटक होता है या वह वातावरण या वह घटक होता है जिससे प्राणी प्राप्त करना चाहता है। वह वातावरण या घटक जिससे प्राणी अनुक्रिया के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है, वो क्या कहलाता है? हमारा उद्दीपक कहलाता है। हाँ, उद्दीपक वह वातावरण या वह घटक जिसे प्राणी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, वही हमारा क्या हो गया? उद्दीपक। जैसे कार खरीद लूं, मैं वो काम करूंगा तभी तो कार खरीदूंगा। भाई मुझे हेलीकॉप्टर लेना है तो मैं पैसे उतना खरीदूंगा तभी तो मैं कार करूंगा, मेरा क्या है? उद्दीपक। मुझे नौकरी लेनी है तो मैं खूब पढ़ूंगा, तो नौकरी हमारी क्या है? उद्दीपक। ऐसे फ्री में थोड़ी ना जाएगी, हम कार्य करेंगे तभी तो मिलेगी, यानी वो हमारा क्या है? उद्दीपक। अनुबंधन, अभी मैंने आपको अनुबंधन बताया है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का संबंध, ये क्या कहलाता है? अनुबंधन। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो बंधन होता है यानी जो संबंध होता है उसी को क्या कहते हैं? अनुबंधन। अधिगम। अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बनने वाले संबंध को व्यवहारवादियों ने अधिगम बोला है। अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बनने वाले संबंध को ही क्या बोला है? अधिगम बोला है। ठीक हो। तो मित्रों, आज हम मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी और शिक्षण शास्त्र में मनोविज्ञान के कुछ टर्म एंड टेक्नोलॉजी और कुछ बेसिक के बारे में बात किए हैं, और आगे हम जो है इसके आगे हम जो है आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पूरे डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए मित्रों, शुभ संध्या।